हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपने डीएनए का स्ट्रक्चर तो पूरा कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। कुछ आपके पास साइलेंट फीचर्स आते हैं डीएनए के, और इसी के साथ आपने डीएनए की पैकेजिंग के बारे में भी यहाँ पे बात की, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपका जो होमवर्क है उसे डिस्कस करेंगे। आपने जब पैकेजिंग के बारे में बात की थी तो आपको यहाँ पर हिस्टोन के बारे में बताया गया था। हिस्टोन का जो आपने कहा, हिस्टोन की जो बाइंडिंग है वो कैसे यहाँ पर जो यहाँ पे हिस्टोन है, हिस्टोन से आपने कहा कि डीएनए लिपटा हुआ है। तो कुछ उस वो जो पैकेजिंग है उसके बारे में हमने बात करनी है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने कहा कि जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है, अगर इसके नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर यहाँ पर होता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता है। 5 प्रकार का हमने बोला था। हिस्टोन की बात करें तो 5 प्रकार का होता है। सेपरेट 5 प्रकार का हमने बोला था। H1 हमने कहा, ठीक है। दूसरा है H2A, H2B, H3 और H4। अब इनकी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि H4 की भी कितनी यूनिट होगी? 2 यूनिट होगी। H3 की भी कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है, ठीक है। H2B की भी कितनी यूनिट है? यहाँ पे 2 यूनिट है। H2A की भी कितनी यूनिट है? यहाँ पे 2 यूनिट है। अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो हिस्टोन ऑक्टोमर है वो इनसे ही बन जाता है, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टोमर इससे ही बनेगा। अब हमने क्या बोला था कि डीएनए एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या लिपटा हुआ है? इस प्रकार से डीएनए लिपटा हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। ये पीछे से होकर के आ रहा है और इसमें डीएनए लिपटा हुआ है, ठीक है। अब आपने कहा इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, तो ये है आपने कहा हिस्टोन। हिस्टोन के ऊपर जब डीएनए लिपटा हुआ रहता है तो उसमें हमने क्या नाम दिया था? यहाँ पे इसे हमने नाम दिया था न्यूक्लियोसोम। अब आपने कहा ये हिस्टोन ऑक्टोमर है, ये वाला जो हिस्टोन है ये हिस्टोन ऑक्टोमर है। हिस्टोन ऑक्टोमर में हमने क्या बात की है? यहाँ पर आपने कहा इसमें आपका आएगा H2A, H2B, H3 एंड H4। इसमें H1 नहीं आएगा। तो H1 कहाँ जाएगा फिर? H1 का क्या काम है? आपने कहा ये जो आपका बीच का डीएनए है, यानी कि ये न्यूक्लियोसोम है, ये जो बीच का डीएनए है इसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या कहेंगे इसे? लिंकर डीएनए कहेंगे। तो H1 जो है, तो H1 जो है वो लिंकर डीएनए पे होगा। यहाँ पर ये होगा आपका H1। ये आपसे पूछा जाता है कि H1 वाला जो पोर्शन है वो कहाँ होगा? यहाँ, ठीक है। तो इतनी बात हमने यहाँ पे कर ली है। अब ये तो बात हुई हिस्टोन की और पैकेजिंग की बात हुई। हम थोड़ा सा बात कर लेंगे डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। साइलेंट फीचर्स को पढ़ने से पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं तो आपकी बुक में कुछ इस प्रकार से डीएनए का स्ट्रक्चर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिया जाता है, ठीक है। कुछ रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से मुड़ा हुआ। राइट हैंडेड डीएनए आपका बी डीएनए है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, बी डीएनए, डीएनए अलग अलग प्रकार का होता है। हम बी डीएनए की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब अब हम इसी स्ट्रक्चर को, ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपके पास आता है, ये जो आपके पास रिबन लाइक स्ट्रक्चर आता है, इसे अगर हम थोड़ा सा क्या कर लें, इलेबोरेट करके बना लें, जिससे कि हम आसानी से स्टडी कर लें, तो हम इस प्रकार से इसे बना लेते हैं। डीएनए एक्चुअली में जो होता है आपका रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, ठीक है। ये कैसा होता है? रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमें क्योंकि स्टडी करनी है, हमें पढ़ना है, इसीलिए हमने इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या किया है? बनाया है, ठीक है। ये है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। हमने क्या बात की थी? हमने कहा था
यह शुगर, इससे जुड़ी है फॉस्फेट, ठीक है। फिर हमने कहा ठीक है, इसी प्रकार से शुगर फॉस्फेट की क्या होती है, बैकबोन होती है, और इनके बीच में नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपके पास क्या आता है, यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़े यहाँ पे। चलिए, इसी को आपको इस प्रकार से दिखा रखा है। अब हमें ये पता है कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि डीएनए के दो स्ट्रैंड आपके पास यहाँ पर आते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, हमने कहा कि यहाँ पर हम बात करते हैं जो डीएनए होता है, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं या नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए, हम बात करेंगे एक टर्न की, ठीक है। एक टर्न का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ध्यान देखिए दो फोल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं वन टर्न। क्या बात होगी, वन टर्न की बात होगी। तो एक टर्न का मतलब सिर्फ इतना नहीं होगा, एक टर्न का मतलब है कि पहले ये वाला एक फोल्ड है फिर दूसरा फोल्ड है, इसको हम कहेंगे यहाँ पे वन टर्न। अगर हमने कहा कि इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, जो बेस पेयर होते हैं, 5 बेस पेयर इसमें होंगे और 5 बेस पेयर इसमें होंगे। कभी नोटिस किया है जब हम बेस पेयर बना रहे होते हैं और जब हम इस प्रकार से जो बेस पेयर को दिखाते हैं, एक डंडी, सिंपल डंडी के रूप में हम दिखा रहे हैं, तो आपने नोट किया होगा कि हम यहाँ पर एक टर्न जो होता है उसमें 10 बेस पेयर बनाते हैं, 5 इसमें और 5 इसमें। ये भी ध्यान रखना है कि 5 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे इसमें फिर 5 होंगे, इसमें फिर 5 होंगे, तो आपने कहा कि एक टर्न में कितने यहाँ पर होते हैं, एक टर्न जो होता है वो कितना होता है, 2 फोल्ड का होगा, ठीक है। और एक टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, एक टर्न में बेस पेयर कितने हैं और बेस कितने हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर है, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस पेयर और नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे बेस पेयर कितने होंगे पहले ये देखिए, और नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे ये देखिए। चलिए एक बार बताइए कि जो यहाँ पे बेस पेयर होंगे आपके, ध्यान देखिए बेस पेयर और बेस में डिफरेंस है। पेयर में हम बात कर रहे हैं जोड़ों के, ठीक है, पेयर की बात कर रहे हैं, और बेस में हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर बेस के बारे में यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमने बोला एडेनिन से जुड़ा हुआ है थाइमिन, तो ये एक क्या है, पेयर है, एक जोड़ा है ये, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है, वन बेस पेयर है। क्या है ये, वन बेस पेयर है। और अगर हम बेस की बात करेंगे तो हमने कहा 2 बेस यहाँ पर आते हैं, 2 बेस हैं, एक एडेनिन है और एक क्या है यहाँ पे, थाइमिन है। समझ में आया, सेम वही चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। एक बार आप लोग स्ट्रक्चर को देखिए और बताइए इसमें बेस पेयर और बेस कितने कितने आप लिखेंगे। चलिए, तो आपने अगर ध्यान दिया होगा, ठीक है, तो एक अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ पे पूरे नाइट्रोजनस बेस को देखें,
मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे नहीं जा रहे हैं सब में, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेस पेयर को समझ रहे हैं। ठीक है, सारे हो गए हैं, सारे आपके नाइट्रोजनस बेस आते हैं। पेयर की बात करें तो एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर है, चौथा पेयर है, पांचवा ये है, ऐसे ही है। 5 पेयर इसमें आते तो 5 पेयर इसमें होंगे। तो हमने कहा पहला पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां ये है और 10वां ये है। ध्यान रखिए हम एक टर्न की बात कर रहे हैं, तो हम बेस पेयर और जो बेस हैं वो हम किस में देख रहे हैं, एक टर्न में ही देख रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हम बेस पेयर देखेंगे तो हमारे पास टोटल बेस पेयर कितने आते हैं, 10 आते हैं, 10 आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितना होगा यहाँ पे। तो हमने कहा क्योंकि बेस पेयर का मतलब होता है, यहाँ पे पेयर का मतलब होता है कि 2 नाइट्रोजनस बेस है, तो वैसे भी हमें आंसर पता है। ठीक है, अगर मैंने 10 पेयर की बात की है, 10 जोड़े, मैंने बोला कि आपको क्या लेके आने हैं, 10 जोड़े पेन लेकर के आने। तो 10 जोड़े का मतलब है कि हर एक जोड़े में 2 पेन होंगे। तो 10 जोड़े में कितने पेन होंगे, तो 20 होंगे। तो आपने कहा बेस का जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 20। वैसे भी हम गिन के देख लेते हैं, ये 5 पेयर है। ठीक है, ये 5 है, ये 5 है। इसमें अगर हम गिने तो एक बेस पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये है, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये। 10 इसमें हो गए हैं और सेम 10 इसमें होंगे। तो टोटल नंबर कितने हो गए हैं बेस के, 20 हो गए। तो आपसे पूछा जाता है कि एक टर्न में कितने बेस पेयर आते हैं, 10 बेस पेयर आते हैं और 20 बेस आते हैं। अब आते हैं यहाँ पर लेंथ के बारे में कि एक टर्न की लेंथ कितनी होती है। तो आपने कहा ये जो लेंथ है ये 3.4 nm होती है, या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है इतना। ये है आपका लेंथ, ये क्या है आपकी 1 टर्न की क्या है, लेंथ है। अब आपके पास आता है, ये हटा लूं, ये साइड करते हैं जैसे आप चीजें नोट भी कर सकेंगे। अब आपके पास आते हैं कि बेस पेयर जो है, यानी कि ये एक बेस पेयर यहाँ पर होगा, यहाँ पर है। दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, यानी कि ये एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर है, एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर है। तो 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। क्योंकि हमने पूरे एक टर्न की बात करें तो पूरे टर्न में कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर हैं। उनकी लेंथ कितनी है, हमने कहा 34 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर हमें 2 के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 34 डिवाइडेड बाई 10 और ये आपका क्या निकल आएगा, 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। यहाँ तक की बात अगर क्लियर हो गई तो हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर, ये जो आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, जिसे 110 में कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर हैं। ठीक है, आपने कहा इन 10 बेस पेयर में से या 20 बेस लिखते हैं, डायरेक्टली 20 बेस लिखते हैं। जो 20 बेस आपके पास आते हैं, 20 बेस का मतलब है कि यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडिन का नंबर जो है वो इक्वल होगा। यानी कि मैंने बोला 50% प्यूरिन होगा और 50% पिरिमिडिन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 10 प्यूरिन होंगे और 10 पिरिमिडिन होंगे। लेकिन प्यूरिन और पिरिमिडिन भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। हमने कहा प्यूरिन में हमने क्या पढ़े थे, एडेनिन पढ़ा है और हमने पढ़ा है गुआनिन। पिरिमिडिन में हमने पढ़ा है थायमिन और हमने पढ़ा है साइटोसिन। लेकिन हमने कहा कि एडेनिन और गुआनिन जो है हमेशा इक्वल परसेंटेज में नहीं होंगे। जैसे 50% ये है तो हो सकता है कि 30% एडेनिन है और 20% गुआनिन है, ये हो सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 25% ये है 25% है, 25% एडेनिन 25% ग्वानिन नहीं होगा, या 25% थायमिन और 25% साइटोसिन नहीं होगा। इनके परसेंटेज में वेरिएशन रहती है, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एडेनिन 30% है, क्योंकि एडेनिन जुड़ता है थायमिन से, तो ये भी क्या होगा 30% होगा, ठीक है। अगर ग्वानिन 20% है, क्योंकि ग्वानिन जुड़ता है किससे, यहाँ पे साइटोसिन से, तो ये भी क्या होगा 20% होगा। तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन एंड थायमिन इक्वल होगा, एंड परसेंटेज ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन क्या होगा, इक्वल होगा। इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो इसी से बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान से चीजें पढ़िए। हमने कहा डीएनए जो है, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है मैं सम अप कर लेती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हमने बात की कि जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो रिबन शेप होता है ऐसे, ठीक है। राइट हैंडेड डीएनए की हम बात कर रहे हैं और बी डीएनए को हम देख रहे हैं। इसको हमने समझने के लिए इलेबोरेट करके इस प्रकार से बना दिया, स्ट्रक्चर से ऐसे हमने बना लिया है, ठीक है। अब हमने कहा कि जो दो फोल्ड होते हैं उसका एक टर्न कहलाता है, एक टर्न का मतलब है 2 फोल्ड यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, 1 टर्न कहेंगे। पहली चीज, इस एक टर्न में कितने जोड़े यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, आपने कहा 10 जोड़े होते हैं, 5 यहाँ 5 यहाँ। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास ये जो फोल्ड आ रहे हैं 5-5, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। और बेस कितने होंगे, आपने कहा टोटल कितने होंगे, 20 होंगे। तो हम इस टोटल को काउंट करते हैं, हम इन दोनों को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, हम टोटल काउंट करते हैं कि एक टन में 10 बेस पेयर्स होते हैं और 20 बेस यहाँ पर आते हैं। अगर हम एक टन की लेंथ देखें तो 3 नैनोमीटर या 3 या 34 एंगस्ट्रॉम हम कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, इसकी ये लेंथ होती है। इसके अलावा हमने क्या बात की है, हमने कहा अगर हमें दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो आप अपॉन 10 यहाँ पर कर लेंगे। क्लियर है। अब हम आगे बढ़े और हमने बात की है यहाँ पर कि जो यहाँ पे डीएनए होता है आपका, जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे, ठीक है। इनके 50% प्यूरिन का होता है, 50% पिरिमिडिन का होता है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तो 50-50% में होगा। लेकिन हमने कहा प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या होते हैं, दो दो प्रकार होते हैं इसके। डीएनए के एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आरएनए में भी दो दो होते हैं, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। तो हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो प्यूरिन, एडेनिन है, ग्वानिन है, पिरिमिडिन है, थायमिन एंड साइटोसिन। आपने कहा कि यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडिन तो 50-50% में होता है, इक्वल होते हैं, लेकिन एडेनिन और ग्वानिन या थायमिन एंड साइटोसिन यानी कि ये दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं होंगे और ये दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इससे आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले आप ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आपको यहाँ पे पूरी लैंग्वेज नहीं दी जा रही है, सिंपल सा क्वेश्चन में दे रहे हैं। अगर डीएनए में हमने कहा जो साइटोसिन है, साइटोसिन का परसेंटेज अगर 30% है, ठीक है। साइटोसिन का जो परसेंटेज है अगर 30% है, इसमें एडेनिन का परसेंटेज कितना होगा। समझ आया, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने ये बात की है साइटोसिन जो है यहाँ पे उसका परसेंटेज है 30%, हमें बताना है कि एडेनिन यहाँ पे कितने परसेंट होगा। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि साइटोसिन क्या है, पिरिमिडिन है, एडेनिन क्या है, प्यूरिन है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप ये बता देंगे। कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जल्दी से इसे सॉल्व करें। चलिए तो ध्यान दीजिए, मैं कुछ हिंट आपको दे रही हूँ, आप लोग इसे घर से करके लेकर जाएंगे।
साइटोसिन जो जुड़ा होता है ग्वानिन से जुड़ा होता है, ठीक है, और एडेनिन जो जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है थाइमिन से। तो सिंपल सी चीजें, हमने ये बोला था प्यूरिन और pyrimidine 50-50% में होते हैं, लेकिन हमने ये बोला था एडेनिन और ग्वानिन या साइटोसिन और थाइमिन दोनों इक्वल परसेंटेज में नहीं होते। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में आप लोग से कैसे करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।